हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। सब्जेक्ट ज्योग्राफी में आज बीए पार्ट सेकेंड ईयर सेक्शन आर और टी के छात्रों के लिए मानव भूगोल की विचारधाराओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले दो वीडियो में मैं मानव भूगोल की विचारधाराओं में निश्चयवाद और संभववाद के बारे में आपको बता चुका हूँ। संभववाद और निश्चयवाद की आलोचनाओं के बाद कुछ मध्यम वर्गीय या मध्य मार्गी वाले भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने अपनी एक नई विचारधारा प्रस्तुत की जिसे उन्होंने नवनिश्चयवाद कहा। नवनिश्चयवाद यह विचारधारा रूसी, अमेरिकन तथा ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं द्वारा प्रतिपादित की गई। इसमें प्रकृति के वातावरण निश्चयवाद तथा संभववाद दोनों का समन्वय किया गया है। इसमें यह माना गया है कि प्रत्येक प्रदेश में प्रकृति की शक्तियों और तत्वों के द्वारा कुछ सीमाएं निश्चित की जाती हैं, उनको ही संभावनाएं कहा जाता है। करता है। प्रकृति पर मानव की पूर्ण विजय नहीं है। मानव प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। मानव वर्ग वातावरण के साथ सामंजस्य करने के लिए वातावरण में रूपांतरण भी करता है। उदाहरण के लिए पर्वतों में रेल मार्ग और सड़क मार्ग के लिए मानव ने सुरंगें बना ली हैं। पर्वतीय ढालों पर कृषि करने के लिए सीढ़ीदार खेत का निर्माण कर लिया है। मिट्टियों के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए खेतों में खाद तथा उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादन को बहुत बढ़ा लिया गया। शुष्क प्रदेशों में खेती करने के लिए नहरों तथा नलकूपों से सिंचाई की योजनाएं बना ली हैं। उष्ण जलवायु में शीतकों के प्रयोग से तापमान कम कर लिए हैं, जिससे अधिक काम किया जा सके। ठंडी जलवायु के प्रदेशों में हीटर्स के प्रयोग द्वारा तापमान को ऊंचा बनाकर जलवायु को सुखद बना लिया है। नदियों पर बांध बनाकर भू अपरदन को रोक दिया है तथा जल विद्युत का उत्पादन करके कारखानों में निर्माण उद्योगों का भारी विकास किया है। जलयानों, वायुयानों, रेडियो, टेलीविज़न आदि का निर्माण करके मानव ने समस्त पृथ्वी पर परिवहन और संचार की व्यवस्थाओं के जाल फैला दिए हैं, जिससे मानव जीवन समृद्धिशाली और सुखी हो गया। नवनिश्चयवाद के मुख्य प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर, अमेरिकन भूगोलवेत्ता कार्ल सावर, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हर्बर्टसन, रॉक्सबी, फ्ल्यूरर तथा रूसी भूगोलवेत्ता डाकुचायेव थे। नवनिश्चयवाद विशेषताएं एवं आलोचना। निश्चयवाद एवं संभववाद के विश्लेषण एवं आलोचनाओं का तुलनात्मक अंतर ही नवनिश्चयवाद का
विश्लेषण है। उदाहरण के लिए निश्चयवाद को मानने वाले प्रकृति द्वारा सीमाओं के निश्चित होने की बात करते हैं, तो संभववादी संभावनाओं एवं मानवीय छांट को स्वीकार करते हैं। उत्तरी यूरोप में फसलों की प्राकृतिक सीमा को उत्तर की ओर बढ़ा दिया गया है, परंतु क्या हम इस सीमा को टुंड्रा तक बढ़ा सके हैं? नहीं। अर्थात हमने सीमा को परिवर्तित तो कर दिया, परंतु फिर एक सीमा पर रुक गए। मानव ने नदियों से नहरें निकालकर कृषि क्षेत्र का विकास किया है। भूचाल आने वाले यंत्रों का सीमांकन तो किया है और वहाँ पर लकड़ी के मकान या भूचाल अवरोधक तकनीक पर आधारित मकान बनाए हैं, परंतु क्या भूचाल का पूर्व अवलोकन तकनीक पर आधारित मकान तो बनाए हैं, परंतु क्या भूचाल का पूर्व आकलन या रोकने के उपाय मानव कर पाया है? जब हम संभववाद व निश्चयवाद के उपरोक्त से मिलते जुलते उदाहरणों का आकलन करते हैं, तो दोनों ही वाद अंशतः सही प्रतीत होते हैं। इसलिए इन दोनों विचारधाराओं के नरमपंथियों के विचार अधिक सही प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए ग्रिफिथ टेलर का रुको और जाओ निश्चयवाद सही प्रतीत होता है। उनके अनुसार मानव विकास को समझने के लिए परिवहन पथ का उदाहरण उपयुक्त है। मानव अपनी कार से सड़क पर चल रहा है, चौराहे पर लाल बत्ती होने पर रुककर प्रतीक्षा करता है, हरी बत्ती होने पर फिर चलता है और किसी चौराहे पर लाल बत्ती होने पर फिर रुक जाता है। इसी प्रकार मानव विकास करता है तथा एक बाधा को पार कर लेता है, परंतु दूसरी बड़ी बाधा को पार करने के लिए नई तकनीक विकसित होने की प्रतीक्षा करता है। इस प्रकार वह बाधा को पार करता है, फिर प्रतीक्षा करता है, फिर बाधा को पार करता है तथा फिर रुक जाता है। न तो बाधाएं समाप्त होती हैं और न मानव की विकास की प्रवृत्ति समाप्त होती है। अर्थात चलो, रुको, जाओ, रुको, फिर जाओ, यही निश्चयवाद है। इस विचारधारा के समर्थक अधिकांशतः नरमपंथी विद्वान हैं, जो निश्चयवाद एवं संभववाद के कट्टर समर्थकों की विचारधाराओं से सहमत नहीं है। अतः इस विचारधारा की आलोचना का अभी समय नहीं आया है, क्योंकि यह मध्यमार्गी विचारधारा है। तो मानव भूगोल की जो विचारधाराएं थी 3, उनके बारे में मैंने आपको बताया। आज इतना है।